एक बार फिर सूरत हाल कशीदा होती जा रही है। ईरान ने सरप्राइज़ अटैक करने की कोशिश की, अमेरिकन बेसिस को निशाना बनाने की कोशिश की मिडल ईस्ट में, और उस सरप्राइज़ अटैक को जो है वो अमेरिकन सेंटकॉम के मुताबिक, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक नाकाम बनाया गया। उसके रिज़ल्ट में अमेरिका और सऊदी अरब ने जॉइंट एक्शन किया, रिटेलिएशन की, कंबाइंड फोर्सेस दोनों की मिलकर। उसके बाद उन्होंने इराक़ में जो है वो जो ईरान की वहाँ पर प्रॉक्सीज जिनको करार दिया जाता है उन पर अटैक किया और उनको निशाना बनाया और बताया कि हमारी सारे मामले के ऊपर नज़र थी। ये मामला एक ऐसे वक्त में सामने आया जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने हमले रोकने की बात की ईरान में, और उसके बाद ही फ़ौरन एक नई डेवलपमेंट ये सामने आती है जिसमें ईरान जो है वो सरप्राइज़ अटैक्स की बात करता है। दूसरी तरफ रॉयटर्स की खबर है कि ईरान चाइना से जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम मैन पैड्स के नाम से ले रहा है, जिस पर कंधे पर रखकर जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम वेपन्स यूज़ किए जाएँ जिससे अपने जो एयर टारगेट हैं उनको निशाना बनाया जा सके। और साथ ही जो है वो इस किस्म की खबरें भी सामने आई हैं। लेकिन सऊदी अरब की इस जॉइंट एक्शन में शमूलियत जो है, जो दोनों ने एक एक्शन किया है इराक़ में, उस पर अब बहुत सारी बातें हो रही हैं कि क्या रीजन में डायरेक्ट मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ रिटेलिएट करेंगी ईरान को, या फिर ये एक वन ऑफ इंसिडेंट था। कैसे जो है वो इस सारी सूरत हाल को लिया जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे जो सजेशंस दी थी अम्मान ने ट्रेड रूट के लिए, वो भी मुस्तरद कर दी हैं ईरान ने। तो अब आगे जो है मामलात किस तरफ बढ़ेंगे। लेकिन साथ साथ एक ख़बर ये भी चल रही है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को अब फाइनलाइज करने के लिए आगे बढ़ रहा है ईरान और अमेरिका भी, और उसमें जो कतर और पाकिस्तान हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, मीडिएटर्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं इस सारे मामले के अंदर। तो ये सिचुएशन किस तरफ जा रही है इस पर जो है वो हमें नज़र रखने की ज़रूरत है। कुवैत और पाकिस्तान का भी डिफेंस पैक्ट जो है वो हो गया है, और इस डिफेंस पैक्ट का नतीजे में क्या होना है, इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होना है। कुवैत जो है वो के वज़ीर ख़ारजा भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। इस सारी मुलाकात और प्रोसेस से क्या पाकिस्तान ने हासिल करना है, इस मामले पर आज हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं, अहमद हसन अलरबी साहब एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, डॉक्टर जमील अहमद खान साहब फॉर्मर एम्बेसडर हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। एयर मार्शल साहब, मैं आपसे ज़रा डिस्कशन का आगाज़ करना चाहता हूँ। मुझे बताइए, जो इस वक्त ईरान की तरफ से मुबैना अमेरिकन एयर बेसिस को निशाना बनाया गया है, और ये भी कि अब अमेरिका और सऊदी अरब ने फिर रिटेलिएशन शुरू कर दी है। सो ये किस तरह की आपको मिलिट्री स्ट्रेटजी लगती है जिसमें डायरेक्ट सऊदी अरब और अमेरिका अब मिलकर जो है वो ईरान की जो प्रॉक्सीज़ हैं उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपका बहुत शुक्रिया मेरी राय देने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये बात आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि इस वक्त जो मेजर फरीक हैं वो हैं तो अमेरिका और ईरान ही, और उसके पीछे जाहिर है वो सहूनी सोच है जो किसी हद तक कम हो चुकी है। लेकिन दोनों फरीकैन जो है वो गुफ्तगू और जंग की हिंदी के साथ साथ, वो अंग्रेजी का लफ्ज़ है जो किसी रिपोर्टर ने भी लिखा कि टॉक फाइट पे भी है। और टॉक फाइट क्या है कि वो अपने गुफ्तगू और जंग की हुकूमत अमली के साथ साथ अपने मफादात को सामने रखते हुए इसी जंग में चलते जा रहे हैं। यानी वो जो गैप आता है उसमें गुफ्तगू भी करते हैं और जंग भी करते रहते हैं। ऑल्दो तशद्दुद और जो सफारतकारी है वो जिद नहीं है, बल्कि एक मकसद को हासिल करने के लिए दो मुख्तलिफ टूल्स कह सकते हैं। क्लाउज़विट्ज़ ने बड़े पुराना कहा कि जो वॉर इज कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसी, यानी जंग जो है वो दूसरे जराए से उन्हीं चीज़ों का तसलसल है। तो ये जो नई सूरत हाल आई है ये बड़ी बहुत ही परेशान कुन है, और इस परेशानी से मसला ये हो रहा है कि को एक तासुर आ रहा था कि शायद गल्फ स्टेट्स अमेरिका से दूर हो रहे हैं। लेकिन इस कंबाइंड एफर्ट से जब उन्होंने अटैक किया तो वो इस तासुर को ख़त्म कर रहे हैं, और अमेरिका ये देख चुका है कि गल्फ स्टेट में उनकी मिलिट्री प्रेजेंस के बावजूद वो एम हासिल नहीं हुए। तो मेरे ख्याल में इससे कशीदगी में इजाफा होगा, जंग दोबारा फैल सकती है। अब नए हुमस में शिपिंग के हमले के साथ साथ इराक, यमन या किसी और तरीके से दूसरी रियासतों पर भी हमल होंगे, जो कि मेरे ख्याल में एक बहुत ही परेशान कुन सिचुएशन है, अरबी लिहाज से भी और खलीजी के लिहाज से। एक अलार्मिंग सिचुएशन है, परेशान कुन सूरत हाल है आप कह रहे हैं। अहमद, आपके ख्याल में सऊदी अरब रिटेलिएशन अलॉन्ग विद अमेरिका, ये कैसे देख रहे हैं आप? ये किस तरफ अब चीज़ें जा रही हैं? टॉक फाइट वाला माहौल तो हमें दिख रहा है, MOU से मुताल्लिक़ खबरें आ रही हैं
कि MOU के करीब पहुंच गए हैं, मीडिएटर्स इस पर अपनी जो है वो एफर्ट्स कर रहे हैं, बट इस स्टेज के ऊपर सऊदीया का रिटेलिएट करना विद अमेरिका, ये क्या सिग्नलिंग है? जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। मुझे बार बार एक स्टेटमेंट याद आ रही है। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रही हैं कॉन्डोलीज़ा राइस, और 2005 ऑनवर्ड्स उनकी एक स्टेटमेंट काफ़ी मशहूर हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मिडल ईस्ट में जो हो रहा है, दीज आर बर्थ पैंग्स ऑफ अ न्यू सिविलाइजेशन। तो वो बर्थ पैंग्स न्यू सिविलाइजेशन के तो नहीं हैं, इस वक्त जो हमें नज़र आ रहा है वो नए सिक्योरिटी अपैरेटस के बर्थ पैंग्स हैं। और जब पुराने सिक्योरिटी अपैरेटस की जगह एक नया सिक्योरिटी फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट होता है, ये किसी भी रीजन के ऊपर इंप्लीमेंट होता है, तो उसमें वो एक ब्लडी प्रोसेस होता है। तब्दीली का प्रोसेस हमेशा से एक खूंरेज प्रोसेस होता है। ईरान में आपने देखा, अगर आप लार्जर पिक्चर को भी एनालाइज करें विदाउट गोइंग इनटू द राइट्स एंड रॉन्ग्स ऑफ द सिचुएशन, जो इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर हो रहा है, ये वाज़ेह तौर पर आपको नजर आ रहा है कि वो सिक्योरिटी अरेंजमेंट जिससे पिछले 10 दिहाइयों मिडिल ईस्ट चलता चला आया है, अब उस तरीके से चीजें नहीं चलेंगी। ईरान की चाहे अमेरिका के साथ जंग हो, उसके बाद ईरान ये कहे कि मुझे सस्टेनेबल पीस चाहिए, इसका मतलब है कि वो कह रहे हैं कि मुझे नया सिक्योरिटी अरेंजमेंट चाहिए। ये सस्टेनेबल पीस की बात जानते हो, अमेरिका अगर टेबल पे आके बातचीत कर रहा है तो वो अमेरिका भी इस बात को एक्नॉलेज कर रहा है कि मिडिल ईस्ट के अंदर एक नया सिक्योरिटी ऑपरेटर। उसी सिचुएशन में अब आप सारी चीजों को कनेक्ट करें तो आप देख रहे हैं कि ईरान की जो गल्फ कंट्रीज के ऊपर अटैक हो रहे हैं, उसके बाद से जो नई सिक्योरिटी सिचुएशन इमर्ज हो रही है, वो वाज़ेह तौर पर यही नजर आ रही है और एक नीड फील हो रही है पूरी दुनिया को। पहले इसराइल जो था उसने अटैक किया कतर के ऊपर, फिर उसके बाद एक लॉन्ग ड्रॉन बैटल के अंदर मिडिल ईस्ट को डालने की जो एक इसराइल की ख्वाहिश थी, उसके बाद से अब जो सिचुएशन है वो एक नए सिक्योरिटी अरेंजमेंट की तरफ जा रही है। चाहे सऊदी अरेबिया रिटेलिएट करे या चाहे कतर या कुवैत या ईरान, ये सारे मिलकर कोई और किसी और एस्पेक्ट की तरफ जाएं, लेकिन एक चीज जो है वो फाइनल है और वो ये है कि मिडिल ईस्ट में पुराना सिक्योरिटी अरेंजमेंट नहीं चलेगा और एक नए सिक्योरिटी अरेंजमेंट की जरूरत है, जिसकी तरफ नोइंगली और अननोइंगली पूरा मिडिल ईस्ट बढ़ रहा है। ठीक, बट अहमद, ये जो अभी एयर मार्शल साहब बात कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका के बारे में ये कहा जा रहा था कि अमेरिका से मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ थोड़ा सा दूर हो रही हैं अब, लेकिन ये जो एक रीसेंट एक्शन हमने देखा है, सो आपको क्या लगता है कि ठीक है आपकी बात कि न्यू सिक्योरिटी अपरेटस और अरेंजमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन इस फेज़ में आपको क्या लगता है कि अमेरिका दूर हो रहा है, वहीं खड़ा है, या मज़ीद आगे जा सकता है? जी देखिए, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट के सिक्योरिटी अरेंजमेंट या सिक्योरिटी सिचुएशन या सिक्योरिटी अपैरेटस से दूर हट रहा है। मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका की जो बेसिस थी वो भी बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड हुई हैं। और उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप का जब वो प्रेसिडेंट बना था तो उसने पहली स्पीच के अंदर ये कहा था कि मैं मिडिल ईस्ट की जंगों से अमेरिका को निकालूंगा, और अमेरिका के अंदर जो पॉपुलर सेंटिमेंट है वो भी यही है कि हमने मिडिल ईस्ट की जंगों से अपने आप को निकालना है। वो लोग जिन्होंने मिडिल ईस्ट की जंगों में अमेरिका को डाला था, अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट वाले, उनको डोनाल्ड ट्रंप ने, उनमें से एक एशली जे टेलस है जिसको गद्दारी के ऊपर सजा दी है डोनाल्ड ट्रंप ने लास्ट ईयर अक्टूबर के अंदर। सो अमेरिका का जो फुटप्रिंट है मिडिल ईस्ट से वो मुझे डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि लार्जर पिक्चर मेरे सामने, एक आधा इवेंट जिसमें अमेरिका ओवरली इन्वॉल्व होता है, मेरे नजदीक वो डिपिक्ट नहीं करता कि अमेरिका की लार्जर जियोपॉलिटिकल इक्वेशन के अंदर हालत क्या होगी। सो यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एक्शन है अमेरिका का सऊदीया के साथ मिलके रिटेलिएट करना, लेकिन इट डज, मेरे लिए ये एक इवेंट डिफाइन नहीं करता कि अमेरिका की लार्जर मिडिल ईस्टर्न पॉलिसी क्या होगी। लार्जर मिडिल ईस्टर्न पॉलिसी अमेरिका की वही है कि अमेरिका ने स्ट्रेटेजिक रिट्रेंचमेंट की तरफ जाना है। मॉनरो डॉक्ट्रिन, डोनाल्ड ट्रंप डॉनरो डॉक्ट्रिन कहते हैं, उसकी तरफ जाना है। वही डॉक्यूमेंट्स जो 2026 और 2025 के नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट व्हाइट हाउस के रिलीज हुए हैं, उनमें भी ये बात वाज़ेह तौर के ऊपर नजर आती है और यहाँ पे भी मुझे वही होती भी नजर आ रही। ओके, फेयर इनफ। एम्बेसडर साहब, ये जो अभी करंट सिचुएशन है, अमेरिका और सऊदी अरब की रिटेलिएशन टू ईरान और एक जॉइंट मिलिट्री एक्शन, ये किस चेंज की तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा है? व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट? Well, basically, first of all, in fact, this joint operation which has been conducted against the proxy of Iran in Iraq, that was in fact almost expected by the people like myself. But उसमें हुआ ये कि जब पाकिस्तान की इस वक्त यही ख्वाहिश, यही मंशा थी कि किस तरह सऊदी अरब और उसमें आप बिल्कुल आमना सामना ना हो जाए और एक दूसरे पे हमले न करना शुरू कर दें, खासतौर पे सऊदी अरब की रिटेलिएशन। बात यह है कि पिछली मरतबा यानी कि जब पाज आया, उससे पहले 28 फरवरी से लेकर 47 दिनों तक ये बड़ी कोशिश रही पसे पर्दा भी और वैसे भी अमेरिका की तरफ से और इजराइल की तरफ से, दोनों की तरफ से, कि किसी तरीके से
ये जो खलीजी ममालिक हैं ये शामिल हो जाएं, सऊदी अरब सर फहरिस्त। लेकिन उस वक्त ये नहीं हुए। बेटर सेंस प्रिवेल्ड बिकॉज दे न्यू दैट द कॉस्ट ऑफ रिटेलिएशन इज मच हायर देन द कॉस्ट ऑफ रिस्ट्रेन, तो उसकी वजह से वो खामोश रहे। अब रहा सवाल कि ईरान, मैं समझता हूं कि बैक चैनल डिप्लोमेसी इतनी हो चुकी है क्योंकि वो थर्ड कंट्री पे इसने सऊदी अरब ने एक जॉइंट अटैक किया है अमेरिका के साथ मिलके, तो लिहाजा ईरान इसमें उसके पास ना मॉरल जवाब बनता है और ना ही कोई इसमें लीगल जवाब बनता है कि वो इसके रिटेलिएट करे सिलसिले में। और फिर बैक चैनल डिप्लोमेसी में यकीनन काफी सारे मुल्क, पाकिस्तान सर फहरिस्त, उसमें बीच में ये बड़ा आसानी से मैं अज्यूम कर सकता हूं कि पाकिस्तान का भी इसमें किरदार है कि बस यही खत्म, और ईरान को भी कि भाई अगर आपने दोबारा होतियों ने किया तो कम से कम होतियों की खैर नहीं है, और अगर किसी प्रॉक्सी ने किया तो उसकी खैर नहीं है, अगर ईरान ने किया तो उसकी खैर। ये एक इशारा है, ये एक बहुत बड़ा इशारा है ईरान की तरफ कि अगर ईरान ने भी अब हमला किया सऊदी अरब की तरफ तो फिर ये पैमाना लबरेज है और फिर सऊदी अरब ईरान पे हमला कर सकता है और उसके बाद ये दंगल आगे बढ़ सकता है। उसके बाद वही बात आ जानी है जो ईरान पहले करता रहा है कि अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तो फिर किसी का भी नहीं, अगर हमारी ऑयल फरोख्त नहीं हो सकता है तो फिर किसी का नहीं। तो उस लिहाज से अगर हमारा डिसैलिनेशन प्लांट अगर हमारा बर्बाद होता है तो ये 450 के करीब डिसैलिनेशन प्लांट जो इस पूरे खलीजी ममालिक में हैं ये खत्म, यानी 90% लोग प्यासे मर जाए। तो ये तमाम चीजें आगे खतरनाक मोड़ की तरफ चल रही। मैं नहीं समझता कि सऊदी अरब उस हद तक इस बात को पहुंचाएगा। वल्नरेबिलिटी किसकी ज्यादा है? खलीजी ममालिक, सऊदी अरब समेत। वल्नरेबिलिटी किसकी कम है? ईरान की। ईरान में बर्दाश्त का मादा ज्यादा है या खलीजी ममालिक में? ईरान में। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो स्टिल आई फील दैट द बेटर सेंस वुड प्ले। लेकिन एक चीज जो गुफ्तगू हो रही थी उसमें मैं अपना नुक्ता थोड़ा शामिल करना चाहूंगा कि इस वक्त वाकई में जो चेंज जो ये है जो इसकी अमेरिका की उसमें स्ट्रेटेजिक पोजीशन मिडिल ईस्ट में वो एक्सपोज हो गई है और अमेरिका का वीकनेसेस एक्सपोज पहली दफा हो गया है। इसलिए न्यू जो रूल्स है ऑफ द ग्लोबल पावर वो इस खित्ते में हकीकत है और ये हो जाएगा, और ग्लोबल नॉर्थ से ग्लोबल साउथ का सफर ये मोमेंटम तेज हो जाएगा। और ये इस वक्त ये नजर आता है कि इख्तिताम है यूएस का जियोपॉलिटिकल मॉडल जो यूएस ने अप्लाई किया था इसमें सिंस 1991 गल्फ वार के बाद वो मालूम होता है कि, और वो किस पे था? 4 अजम्पशंस थे। अगर आप कहें तो 4 अजम्पशंस मैं बता दूं कि कौन से 4 अजम्पशंस थे। एक तो ये है कि अमेरिका अपने फॉरवर्ड बेसिस रखेगा, यानी कि जिस तरह के 27 बेसिस खलीजी ममालिक में हैं और अमेरिका के पास प्रिसीशन स्ट्राइक की एक बहुत बड़ी कुव्वत है, और दूसरी और तीसरी चीज के वो बड़ी रैपिड विक्ट्री कर सकता है, और चौथी चीज की टेक्नोलॉजी में वो इतना आगे है कि कोई भी मुल्क उसके सामने नहीं खड़ा हो सकता है। ये सारी बातें गलत साबित हो गई। ये जो एग्जम्पशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स जिसपे पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था सिक्योरिटी पैराडाइम का वो बिल्कुल एक्सपोज हो चुका, और इसी वजह से जो मिलिट्री सुपीरियरिटी है उसमें जाहिर है एक बहुत बड़ा डेंट आ गया है। और उस लिहाज से चाहे somehow आप ये कह रहे हैं कि they maintained for 30 years but it's not effective anymore। अब जो है वो इसकी it has started dwindling down, ये कम होती जाएगी। Okay, आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना इसका। Point taken. Very interesting argument you have built up. We'll take a short break here. वेलकम बैक। एयर मार्शल साहब ज़रा ये बताइएगा कि ये जो अभी एम्बेसडर साहब भी बात कर रहे हैं और अहमद का भी ये ख्याल है कि ये वन ऑफ एक इंसिडेंट है, लेकिन अब अमेरिका बहुत ज़्यादा यहाँ रह नहीं सकेगा, और अगर रहेगा भी तो उसके फुटप्रिंट्स इस तरीके से नहीं होंगे, नए सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होने। एम्बेसडर साहब भी कह रहे हैं कि जो स्ट्रेटजी उन्होंने डिज़ाइन की थी वो 90s के स्टार्ट में वो अब इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर, और आप जो है सिचुएशन को काफ़ी परेशान कौन देखते हैं। बट ये जो इस वक्त हम एक रॉयटर्स की न्यूज़ हमारे सामने आ रही है कि ईरान मैन पैड्स एयर डिफेंस सिस्टम ले रहा है चाइना से। अगर वो ले लेता है तो फिर उसका एयर डिफेंस सिस्टम कितना स्ट्रेंथन या स्ट्रांग हो जाएगा? देखिए, मैं कुछ एक बात जो मेरे मुअज़्ज़ज़ मेंबरान ने की तायीद करते हुए एक बात ये जरूर कहना चाहूँगा कि इस वक्त अगर से हमें नजर ही आ रहा है कि जंग का मैदान ईरान है, मगर मेरे ख्याल में जो स्टेट्स हैं वो पूरे गल्फ की एक सिक्योरिटी और इसमें हुर्मुज़ के साथ साथ जो
ये भी बात याद रखिएगा कि इस जंग में फातेह वो नहीं होगा जो ज्यादा मिसाइल दागेगा या जो ज्यादा नुकसान करेगा, बल्कि फातेह वो होगा जो कि अपनी सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी और इकोनॉमी को महफूज रखते हुए अपने मुज़ाकरात की टेबल पे आएगा। और यही जो आपने भी फरमाया, टॉक टॉक फाइट फाइट, इसी में ये सही है कि जितना हम अपना इंटरेस्ट को फेयर देख सकें। अब जो आपने फरमाया कि ईरान डिफेंस सिस्टम ले रहा है, देखिए डिफेंस सिस्टम लेना, उसको अडॉप्ट करना और उसको इफेक्टिवली एम्प्लॉय करना ये कोई आसान काम नहीं होता। इसके लिए कुछ टाइम फ्रेम चाहिए होता है। और जिस टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट आप लड़ रहे हैं, यानी अमेरिकन टेक्नोलॉजी, इस पे तो कोई दो राय नहीं है कि अमेरिकन अभी भी अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी जो है उसमें बहुत आगे हैं। तो इस फर्क कोई इतना खास नहीं पड़ेगा। यकीनन कुछ उनको फायदा तो होगा, बट उसमें कुछ वक्त लगेगा। वो वक्त जो है, वो असल वक्त वो है कि जिसमें इनको जो नुकसान पहुंचेगा, ट्रंप खुदा न खास्ता ये फैसला करते हैं कि मैं इनके पुलों पे, इनके पावर प्लांट पे, जो कभी वो बदल भी जाए स्टेटमेंट, तो मैं नहीं समझता कि इस नए डिफेंस सिस्टम से इनको प्रॉपर शील्ड मिल जाएगी या प्रॉपर कोई इनका फायदा फौरन मैं नहीं देखा। सही है, ठीक है। लेकिन अभी एक जो ये बात चलती है एयर मार्शल साहब के उनके स्टॉक पाइल्स का भी इशू है, वो उनके लिए मैनेजमेंट भी एक इस वक्त इशू बनी हुई है, और ज़ाहिर सप्लाई भी उस तरीके से नहीं है। और एक तरफ अगर चाइना के साथ इस किस्म की कोई ईरान के साथ डील होती है, जो भी ट्रेड होती है, तो उसका इफ़ेक्ट और इम्पैक्ट, और अभी जिस तरह आपने भी कहा कि जो अपनी इकॉनमी को सिक्योर करेगा, अपनी सॉवरेनिटी को सिक्योर करेगा, ये होगा। अगर इस तरह कंपैरिजन करें फिर तो अमेरिका के पास बहुत स्पेस है और ईरान के पास लिमिटेड स्पेस है इस मामले में, क्योंकि अगर ये सक्सेसफुल नहीं होता डायलॉग तो फिर अमेरिका तो फुल थ्रॉटल के साथ जाएगा। तो फिर किस तरीके से जो है वो ये मैनेज कर सकेगा ईरान? एयर मार्शल, ये बात आप याद रखिए कि ईरान ये पैगाम दे चुका है अपनी आवाम को, और एक किस्म का एक नोशनल उसकी स्टैंडिंग ये है कि वी आर द विनर। और ये बिल्कुल तल्ख हकीकत है कि ईरान इस वक्त ये मैसेज दे रहा है कि दुनिया या आलमी मईशत की मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि जो दिहाइयों पर मुहित इक़्तिसादी पाबंदियां थी उसने उसको आलमी निज़ाम से काट के रख दिया था। ईरान की कोशिश होगी कि वो अमेरिका को इस दलदल में फंसाए रखे, पर उसका स्टॉक पाइल कम जरूर हो रहा है। ये भी देखें कि जो थोड़ा सा पॉज मिला उसमें फाइनेंशियल एडवांटेजेस के साथ साथ उसने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी की प्रोडक्शन थी या जो ड्रोन प्रोडक्शन थी उनको भी बेहतर किया। तो हम ये बात क्यों भूल रहे हैं कि अमेरिकन का जो थर्ड और पैट्रियट मिसाइल की इन्वेंट्री है, दैट इज ऑल्सो ब्लीडिंग आउट। सो ईरान की जो टारगेटिंग फिलॉसफी शुरू में थी कि उसने एक जिसे कहते हैं ना कि आउट ऑफ द प्रोपोर्शन ब्लो आउट करना शुरू किया, now that we don't find anymore. It is going selective, it is going targeted, and it is going in a manner whereby the bleeding is there on the states, adjacent states. तो मेरे ख्याल में स्टॉक प्राइस कम होगा, लेकिन जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर है, वन जो सिलेक्टेड टारगेटिंग है, टारगेटिंग इम्पैक्ट है, और जो प्रॉक्सीज की यूटिलिटी है, उसकी वजह से ईरान की रेलेवेंस रहती है। और ईरान अब फोकस क्या कर रहा है? देखें, लीडरशिप का मसला खत्म हो गया, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का मसला खत्म हो गया। दी ओनली रेलेवेंट, ओनली प्रिवेलेंट एंड ओनली सेंसिटिव इशू इज द कंट्रोल ऑफ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़। इसलिए आज वो बांगे दोहल ओमान को कह रहा है दैट आई डोंट एक्सेप्ट योर ऑफर, यू हैव टू बाउ डाउन टू माय स्ट्रेटजी। सो आई थिंक इट विल रिमेन इफेक्टिव। आप जितना उसको बॉम्बिंग करेंगे, मैंने पहले भी कहा कि जो बॉम्बिंग है, इट इज नॉट गोइंग टू डिसाइड दैट हु इज द विक्टोरियस, इट इज गोइंग टू बी द स्ट्रेटजी। और ईरान के बारे में यकीनन आप सबको जो पता है, सारी दुनिया में एक किस्म मुसलमा हकीकत है दैट दे टेक टाइम, दे गो लॉन्ग ऑन द नेगोशिएशंस विद पेशेंस एंड विद स्ट्रेटेजिक माइंड्स। वो उनको नेगोशिएशन में बहुत जो है वो मलका हासिल है, एक्सपीरियंस है, और वो अपनी सिविलाइजेशन की बेस पर भी ये बात करते हैं कि हम इस मामले में बहुत आगे हैं दुनिया से, कि हाउ टू डील विद, व्हेन टू डील विद। अहमद, आपके ख्याल में ये जो अभी आपने पहले भी इसका हवाला दिया सिक्योरिटी अपरेटस के चेंज होने का, अब ये डिफेंस पैक्ट होना कुवैत के साथ भी, ये कितना इंपॉर्टेंट है और इसके क्या स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स हो सकते हैं? जी देखिए, बात यह है कि अभी एयर मार्शल साहब ने भी बड़ी डिटेल में बड़ा रियलिस्टिक पिक्चर दी सेंसेशन से हट के ऑफ व्हाट दैट इज हैपनिंग ऑन ग्राउंड। उसी तरह आप अगर लार्जर एस्पेक्ट में देखें तो दुनिया के अंदर सिर्फ ये जंग एक
एक चीज, एक इवेंट नहीं हो रहा, इसके साथ साथ और बहुत बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। दुनिया यूनिपोलर थी और वो भी एक एनॉमली थी दुनिया में, वो मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रही है। इसके साथ साथ दुनिया नियो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर एंटर हुई थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। वो भी दुनिया की तारीख में पहली दफा हुआ था, एनॉमली थी। दुनिया अपनी रियलिटी की तरफ, नियो रियलिस्टिक वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ वापस जा रही है। उसके साथ साथ पिछले 1000 साल में मिडिल ईस्ट का जो सिक्योरिटी ऑपरेटस रहा है वो हमेशा से इंडिजिनस रहा है, और सम फॉर्म ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑपरेटस मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद रहा है किसी ना किसी शेप एंड फॉर्म में। उसी तरह आप अगर दूसरी तरफ यूरोप को देखें, यूरोप हमेशा से डिवाइडेड रहा है, छोटे छोटे मुल्कों के अंदर, छोटे छोटे इलाकों के अंदर। वर्ल्ड वॉर टू के बाद मिडिल ईस्ट के अंदर फ्रेगमेंटेशन देखने को मिली जो कि एक अनोमली थी। उसी तरह आपको यूरोप के अंदर एक यूनिफिकेशन देखने को मिली जो कि एक अनोमली थी। अब पूरी दुनिया अपने आप को रीसेट कर रही है, दुनिया वापस न्यू रियलिस्टिक पे जा रही है, दुनिया वापस मल्टीपोलैरिटी पे जा रही है। यूरोप नेशनलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ जा रहा है और मिडिल ईस्ट दोबारा से अपनी हकीकत की तरफ लौट रहा है, विच इज एन इंडिजिनस सिक्योरिटी मॉडल। इसी तरह आपने देखा पिछले 100 सालों के अंदर मिडिल ईस्ट के अंदर सिक्योरिटी एनवायरनमेंट क्या होगा, इसका फैसला हमेशा वेस्टर्न कैपिटल्स में हुआ। बेल्फोर डिक्लेरेशन हुई, वेस्टर्न कैपिटल्स ने डिसाइड किया कि मिडिल ईस्ट के अंदर क्या हालात होंगे। साइक्स-पिकेट एग्रीमेंट हुआ, फ्रांस और यूके ने डिसाइड किया कि मिडिल ईस्ट के अंदर सिक्योरिटी सिचुएशन क्या होगी। ऑस्लो अकॉर्ड्स कह ले, कैंप डेविड अकॉर्ड्स कह ले, तमाम वेस्टर्न कैपिटल्स में डिसाइड हुआ मिडिल ईस्ट के अंदर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क क्या होगा। ये पहली दफा पिछले 100 सालों में हो रहा है कि जो एमओयू यानी नया सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो अब मिडिल ईस्ट के अंदर आएगा, उसका नाम है इस्लामाबाद एमओयू। एक मुस्लिम कंट्री मीडिएट उसको कर रही है। सो क्लियरली नजर आ रहा है कि मिडिल ईस्ट अपनी हकीकत की तरफ वापस जा रहा है और एक इंडिजिनस सिक्योरिटी मॉडल जो है वो सामने आएगा। उसमें सिक्योरिटी गारंटर वो होगा, नेसेसरली सिक्योरिटी गारंटर वो मुल्क नहीं होता जो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। सिक्योरिटी गारंटर इज अ कंट्री विच इज ट्रस्टेड बाय ऑल पार्टीज। सो इसी वजह से पाकिस्तान प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। पाकिस्तान का सऊदीया के साथ डिफेंस पैक्ट हो, चाहे पाकिस्तान का कुवैत के साथ हो या और भी मुस्लिम कंट्रीज के साथ हो, पाकिस्तान इज गोइंग टू प्ले अ वेरी वाइटल रोल एज अ सिक्योरिटी गारंटर, एज एन आर्बिट्रेटर मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी चेंजिंग इवॉल्विंग सिक्योरिटी एनवायरनमेंट के अंदर। फेयर इनफ, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। वेलकम बैक। एम्बेसडर साहब, ये जो पैक्ट है बिटवीन कुवैत एंड इस्लामाबाद और डिफेंस पैक्ट, और फिर यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर का कुवैत के होना, आपके नज़दीक ये कितना इम्पोर्टेंट है और इसका क्या इम्पैक्ट होगा? इसकी तो देखें, ये साइन हुआ था 2023 में, जो डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ था, रेटिफाई अभी हुआ है। और रेटिफाई इसलिए हुआ है कि कुवैत पर ताबड़तोड़ हमले होते रहे और कुवैत ने सोचा कि ये अभी तक हमने इसको रखा हुआ है पेंडिंग, तो रेटिफाई कर देते हैं और ताकि इसका कुछ हम इस्तिफादा हासिल कर सकें। लेकिन इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट देन व्हाट वी हैव इट विद सऊदी अरेबिया। इसमें है क्या? इसमें बेसिकली तो ये एक डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो है ये, और इसमें ट्रेनिंग है, मिलिट्री ट्रेनिंग है, एजुकेशन है, इंटेलिजेंस शेयरिंग है, और इसमें लॉजिस्टिक्स है, इसमें डिफेंस टेक्नोलॉजी रिसर्च है जो इसके खदोखाल में दिया हुआ है, और एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्टीज है, मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग जो उसको आप डिफेंस प्रोडक्शन भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, रिसर्च है, मिलिट्री मीडिया, स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशनल मिलिट्री टाइज। अब उनको ख्याल आया कुवैत को कि भाई सारी चीजें हम वहाँ पाकिस्तान से हासिल कर सकते हैं। जाहिर है उसके लिए पाकिस्तान को अपना एक एडवांटेज है, वो एडवांटेज पाकिस्तान को मिलेगा। और इस तरह बाकी जो R4 कंट्रीज हैं, जिसमें से सऊदी तो पहले शामिल है, बाकी 3 कंट्री भी शामिल होना चाहते हैं। और जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, उससे महसूस होता है कि ये जो पूरी सिक्योरिटी पैराडाइम की बात हो रही है, ये हकीकत है कि सिक्योरिटी कैलकुलस जो है इसका इस पूरे खत्ते का चेंज हो जाएगा। लेकिन ये भी हकीकत है कि अमेरिका की 1.5 ट्रिलियन अगले साल से बजट हो जाएगा, अस्करी बजट। अमेरिका को इस चीज का इदराक है। और ये भी हकीकत है कि अमेरिका का इस वक्त भी तकरीबन 1 ट्रिलियन, जिसे 996 बिलियन के करीब उसका जो बजट है, वो अगेंस्ट ईरान जिसका कि 23 बिलियन का टोटल बजट है, अस्करी बजट है, और उसको जो मकासद लेके आया था, जो उसका पॉलिटिकल नैरेटिव था, वो हासिल नहीं कर सका इसके बावजूद। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईरान ने जो भी उसने अपने अख्तियार किए, लाएअमल अख्तियार किया, वो लाएअमल कम से कम इतना है कि एक वर्ल्ड की सुपर पावर को एक्सपोज उसने कर दिया है। और जैसा मैं पहले बता रहा था कि मोमेंटम तेज हो जाएगा नॉर्थ से जो साउथ का, और उसमें सिर्फ ये कह दिया जाए कि पाकिस्तान ही सिर्फ उसका पूरे का बीड़ा उसके पास होगा, यकीनन है। पाकिस्तान ने जो काम किया है, इससे पहले तारीख में उसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। लेकिन पाकिस्तान को इस वक्त सपोर्ट हासिल है, SCO कंट्री चाइना उसमें है, और चाइना का
जाहिर है अगले एक दहाई से पहले चाइना सबकत ले जाएगा तकरीबन, या चाइना बराबर आ जाएगा अमेरिका की अस्करी कुव्वत के। और सेटेलाइट में तो चाइना और रशिया दोनों मिलकर स्पेस वेपनाइजेशन में तकरीबन अब भी पैरेलल आ गए हैं। ये सारे दुनिया की हकाइक हैं। और ये हकीकत एक और भी है, पाकिस्तान इज प्लेइंग पिवटल रोल इन दैट एंटायर प्रोसेस। Definitely, Pakistan. So automatically it becomes, because we know that Pakistan is a nuclear power, and we know that Pakistan's army is one of the best armies of the world. But Pakistan has its own constraint of the economic constraints, and we can't really pump in as much money in our research and development. तो हमें जाहिर है कोलैबोरेशन के बाद वो मसला भी हल हो जाएगा। लेकिन ये दुरुस्त है कि सिक्योरिटी कैलकुलस इस पूरे खित्ते का जो अगला कैलकुलस है उसमें ईरान उस कैलकुलस का हिस्सा होगा, खलीजी ममालिक उसमें शामिल होंगे। जिस तरह के अगर ये बताएं कि ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग है, ये आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि अपेरेंटली अमेरिका या अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप को अब थोड़ा सा डिटैच करती नज़र आ रही है। ये सिग्नलिंग कर रहे हैं कि भाई हम कोई इसराइल की इन्फ्लुएंस में ऐसा नहीं कर रहे, अपने पर्सनल इंटरेस्ट में कर रहे हैं। सो ये मीटिंग को आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो खबरें आ रही थी और जो हकीकत भी थी कि तलखियां हुई डोनाल्ड ट्रंप में और जेडी वैंस और नेतन्याहू में, लेकिन साथ में हमें यह भी तो पता है ना कि ये जो 1897 में ज़ायोनिज़्म की तहरीक का बुनियाद रखी गई थी, जिसकी वजह से इजराइल एक वतन बना और बाकी तमाम, लेकिन उसमें जो उन्होंने पंजे गाड़े में हैं, जिस तरीके से उनका इन्फ्लुएंस है कांग्रेस पर है, उनके इंस्टीट्यूशंस पे है, पेंटागन पर है, स्टेट डिपार्टमेंट में है, उनके मीडिया, उनकी ट्रेजरी, नेम एनीथिंग, तो उनका इन्फ्लुएंस है। पहली दफा वो इन्फ्लुएंस बिकॉज ऑफ द ग्रास रूट लेवल चेंजेस, बिकॉज ऑफ नेतन्याहूज पॉलिटिकल डिसीजंस, वो काफी डाउन हो गया है, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को एक एडवांटेज मिल गया है। डोनाल्ड ट्रंप अब क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है और क्या कुछ तजिया निगार कह रहे हैं कि इस वक्त जो बुलाया गया है उसमें दो तीन चीजें। एक तो ये है कि ईरान की तरफ से खबरें आ रही हैं कि शायद अफजूदगी वो बढ़ा दे अपनी, क्योंकि उन्होंने अपनी कंसल्टेशन की है। पॉइंट अगेन, नेतन्याहू की पोजीशन आप कह रहे हैं कि चूंकि अब इजराइल में कमज़ोर हुई है तो इसलिए ट्रंप को स्पेस मिली है, अदरवाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट होता। एयर मार्शल साहब, ये जो मीटिंग हुई है इसको नेतन्याहू इज़ कॉलिंग इट वन ऑफ द बेस्ट मीटिंग एवर। ये आप कैसे देख रहे हैं सारी सूरत हाल को? जो पाकिस्तान और कुवैत का जो डिफेंस एग्रीमेंट है, हाँ, उस पर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम खलीज के ममालिक में कितने डिफेंस इम्पैक्ट करते हैं, कितने फौजी भेजते हैं, बल्कि हमें उसको उस लिहाज से देखना पड़ेगा कि हम अपनी दिफाई सलाहियत, सिफारती असर रसूख और मुआशी मफादात को किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और उस तरह इस्तेमाल होने चाहिए कि खलीज भी महफूज रहे और पाकिस्तान के मफादात को भी हम लुक आफ्टर कर सकें और हम ग्रो कर सकें। जो आपने अगली बात बताई है, ये वाली जो नेतन्याहू मीटिंग बिटवीन नेतन्याहू एंड प्रेसिडेंट ट्रंप, जी मैं ये समझता हूँ कि ट्रंप साहब का जो मौक़िफ़ और नेतन्याहू में फर्क ये है कि नेतन्याहू अस्करी लिहाज से ईरान को कमजोर तरीन करना चाहता है और उसके सिर्फ सिक्योरिटी कंसर्न है, जबकि ट्रंप की जो लाइन है इट इज सिक्योरिटी प्लस अ पॉलिटिकल सेटलमेंट फॉर हिमसेल्फ ऑल्सो। और उसके लिए ये बिल्कुल जो कशमकश है दोनों में, और दोनों में गैप भी आ चुका है जिसको हमने बिल्कुल देख भी लिया, ऑल्दो मैंने भी वो देखी है जिसमें नेतन्याहू ने कहा वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल मीटिंग एंड इट इज नॉट ओनली दैट आई एम गिविंग यू लिप सर्विस, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज देयर इज अ चेंज, देयर इज अ डाइवर्सिफिकेशन व्हिच इज गुड फॉर अस, गुड फॉर मुस्लिम वर्ल्ड एंड वी शुड एक्सप्लॉइट इट इंशाअल्लाह। राइट, थैंक यू सो मच। एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं, अहमद हसन अलरबी साहब एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स, डॉक्टर जमील अहमद खान साहब फॉरेन एम्बेसडर हैं। आप तीनों की गुफ्तगू सुन रहे थे। नई सिक्योरिटी बात हो रही है, अमेरिका की फुटिंग या पोजीशन वो नहीं रहेगी आने वाले वक्तों में, अमेरिकन रिक्वायरमेंट्स चेंज होंगी और जो रीजन है वो अपने आप को, या बल्कि दुनिया जो है वो अपने आप को रीअलाइनमेंट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस पावर गेम में, इस पावर स्ट्रगल में और अपनी आप को असर्ट करने में पाकिस्तान जो है वो अपना रोल एक मीडिएटर के तौर पर प्ले कर रहा है। इससे पहले माजी में अनफॉर्चुनेटली हम किसी ना किसी साइड को पिक कर लेते थे और उसके बाद हमें प्रेशर फेस करना पड़ता था, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। लेकिन पाकिस्तान बहुत सेफली, बहुत केयरफुली जो है वो आगे बढ़ रहा है सारे प्रोसेस के अंदर। लेकिन देखना ये है
कि इस सारे प्रोसेस का आउटकम क्या निकलता है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और अरशद मलिक साहब राइटली सेड सो कि पाकिस्तान को ये देखना है कि इन डिफेंस पैक्ट्स के नतीजे में, पाकिस्तानियों को भी ये देखना है इस डिफेंस पैक्ट के नतीजे में सिर्फ एक्सचेंज ऑफ सोल्जर्स या मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि उसमें पाकिस्तान का इकनॉमिक बेनिफिट आ रहा है, और वो क्या होगा और उसे किस तरीके से यूज़ किया जाता है। और फिर पूरी दुनिया में इस वक्त जो पाकिस्तान एक अच्छी रेपुटेशन एंजॉय कर रहा है, उस रेपुटेशन की बिहाफ पर इकनॉमिक चेंज जो है वो कैसे लेकर आता है। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुनाइट। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।